हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट के कोर्स के बारे में। ठीक है। तो रिएक्ट में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिएक्ट का क्यों यूज़ होता है। अब जब रिएक्ट का कोर्स देखने आए हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि क्यों पढ़ने आए हैं इससे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत पड़ी तभी देखने आए। ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है बेसिकली। तो फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क होता है जो आपके जो जनरल कोड्स लिखे जाते हैं उसको आसान बनाने के लिए होता है। बहुत सारे फंक्शंस कुछ ऐसे आ जाएंगे जो आप तक अभी तक लिखते आ रहे हो वैनिला जेएस में, जो लॉन्ग लॉन्ग काम करते आ रहे हो लॉन्ग लॉन्ग कोड्स को, उसको शॉर्ट कोड्स में बना के कैसे हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारे काम को कैसे कोड, बेसिकली कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए रिएक्ट आया। और देखते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि रिएक्ट कैसे इंस्टॉल होगा, सेटअप कैसे होगा, उसका सेटअप देखते हैं। तो रिएक्ट को का सेटअप देखने के लिए सबसे पहले हमें नोड जेएस अपने सर्वर सिस्टम पे इंस्टॉल चाहिए। तो नोड जेएस डाउनलोड करना अपना, नोड जेएस डाउनलोड करें। और जो ये ऊपर पे दिख रहा होगा नोड जेएस डाउनलोड, नोड डॉट जेएस, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना अपना नोड जेएस। तो ये कर लेना, वर्जन 20 लेटेस्ट है अपना अभी। तो यहाँ से डाउनलोड कर ले, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो सिस्टम पे आ गया, अभी तक अपने सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट 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 करेगा, वो कुछ उसमें खास नहीं है इंस्टॉलिंग में, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो जब सबसे पहले हमारा नोड जेएस आ चुका है तो एक बार चेक कर लेते हैं नोड माइनस वी। तो यस, वर्जन 20.12 है। अब अगर नोड आ गया तो npm भी चेक कर लेते हैं। तो नोड के साथ साथ npm भी आया, npm का भी वर्जन बताया 10.5.0। ठीक है। तो अब रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम, हमारा जो कमांड होता है वो है क्रिएट करने के लिए, बेसिकली npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और जिस ऐप का आप नेम रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी जैसे आपका ये लेक्चर फोल्डर बना हुआ है LEC, उसके अंदर अब आपका रिएक्ट फोल्डर आएगा जो कि माई ऐप है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ये कमांड होता है, और जो इस फोल्डर का नाम रखना चाहते हो रिएक्ट ऐप का वो माई ऐप करे, और अब ये इंस्टॉल होगा। तो आपका रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है आपके टर्मिनल पे। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो ये हैप्पी हैकिंग करके एक मैसेज शो करेगा, जिससे कि हमें पता लग जाएगी कि हाँ इंस्टॉल हो गया। अब देखो यहाँ पे इसने कुछ कुछ हिंट भी दे रखा है। npm स्टार्ट जो हमारा कमांड होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है हमारे डेवलपमेंट सर्वर को, मतलब कि ये रिएक्ट फाइल आपके यहाँ पे जो आया है। और npm रन बिल्ड क्या होता है? बंडल्स द ऐप इनटू स्टैटिक फाइल्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आपके ऐप को तैयार करता है। और ये टेस्ट करने के लिए होता है, स्टार्ट्स द टेस्ट रनर, npm रन इजेक्ट, ऐसे करके कुछ कुछ हिंट दे रखा है यहाँ पे। अब देखो, इसने ये बताया कि लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट अगर हम npm स्टार्ट करें तो ये नहीं करेगा रन, ये एरर शो करेगा। क्योंकि ये हमारा डायरेक्टरी माई ऐप के अंदर है, हमारे सारे रिएक्ट ऐप के कंपोनेंट्स हमारे माई ऐप के अंदर है। तो हमें सबसे पहले माई ऐप के अंदर जाना होगा, उसके बाद हम npm स्टार्ट करेंगे टू स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। अब इसके अंदर स्टार्ट होगा अपना रिएक्ट ऐप, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये स्टार्ट हो रहा है। आपका ये रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे एक रिएक्ट का एनिमेशन शो हो रहा है इमेज के टाइप में, और फिर कुछ कुछ। अब रिएक्ट के फाइल को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स है। एक नोड मॉड्यूल्स है, एक पब्लिक फोल्डर है जिसमें HTML है। अब बोलोगे कि रिएक्ट है तो यहाँ पे HTML कैसे आ गया? अब बेसिकली होता क्या है ना, अगर आप index.html फाइल को खोल के देखो तो इसके अंदर एक डिवीजन टैग है, डिवीजन ID इक्वल टू रूट। तो जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे, जो ऐप डॉट जे एस SRC फोल्डर के जो भी कंपोनेंट्स होंगे हमारे, वो सारे इसके अंदर जाएंगे और फिर वो एक ही पेज पर शो होगा। बेसिकली रिएक्ट के जो भी चीज़ें होते हैं वो एक ही पेज पर शो होता है। और जैसे आप SRC में गए, यहाँ पर देखा ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट जे एस में आपका लोगो सेव है। बेसिकली सब ऐप का मेन जो होता है आपका रिएक्ट का, वो ऐप डॉट जे एस फाइल ही होता है। इसी के अंदर सब चीज़ें होती हैं आपकी। अगर आप इसको सेटअप करो प्रॉपरली तो आप ये सेटअप टेस्ट डॉट जे एस ये सब डिलीट कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो आप इसको ऐसे सेटअप किया जाता है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें एक वाइट पेज चाहिए यहाँ पर बेसिकली। तो ऐप टेस्ट डॉट जे एस भी करो, ऐप टेस्ट डॉट जेएस में भी कुछ खास नहीं है, इसको भी डिलीट करो। और ऐसे ही करके आपका ये प्रॉपर ये सब डिलीट हो चुका है। और अगर आप देखो ऐप डॉट जेएस में ये लोगो है, लोगो हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है अब लोगों की हमें। लोगों के साथ साथ हमें ये हेडर के अंदर जो भी
डिवीज़न ऐप के अंदर कंपोनेंट्स है, इसको हटा दिए हम। और फिर उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस में गए, यहाँ पर देखा हमने रिपोर्ट वाइटल का तो पहले ही हटा दिए, तो इसे भी हटाना ज़रूरी है। वैसे ही यहाँ से इसको हटाओ, और ये सब हमारा हट चुका। तो अब हमारा ये प्रॉपर क्लीन हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये वाइट पेज शो हो रहा है। अगर अब इसको हेलो वर्ल्ड देखते हैं रन करा के, तो हमें हेलो वर्ल्ड दिखाने के लिए यहाँ पर लिखना होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको कराए सेव और इसको कराए रन, तो ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग एक रिएक्ट ऐप को सेटअप करते हैं और उसको तैयार करते हैं नेक्स्ट अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऐप डॉट सी एस एस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। जो भी आपको यहाँ पे सी एस एस चाहिए, एक ब्लैंक पेज तो चाहिए नहीं ना, कुछ इसमें स्टाइल्स चाहिए, तो ऐप डॉट सी एस एस से आप स्टाइल्स दे सकते हो। वैसे ही करके जितने भी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर बनेंगे एस आर सी फोल्डर के अंदर, सबके यहाँ से रूट्स जुड़े होंगे और सबकी चेंजेस वहाँ पे आप कर सकते हो जाकर। तो आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट देखते हैं अपने जे एस एक्स प्रॉप्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में। तो JSX के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं JSX होता क्या है। बेसिकली जब आप HTML में जावा स्क्रिप्ट को लिखना चाहते हो या जावा स्क्रिप्ट में HTML को लिखना चाहते हो, तब आप यह यूज़ करते हो JSX का। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखो, तो जैसे कि आप अपने जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स या लॉजिक्स को आप UI पे शो कराना चाहते हो। UI क्या होता है? UI यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र देख पा रहा है, जैसे कि ये वाइट स्क्रीन, ये यूज़र को विजिबल हो रहा है। इस पे आप अपने लॉजिक्स दिखाना चाहते हो, अपने वेरिएबल्स को शो कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग JSX का यूज़ करते हो। तो अब आगे देखते हैं JSX का बेसिकली कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ऐप डॉट जे एस फोल्डर में गए, इस हेलो वर्ल्ड को किए रिमूव, और फिर उसके बाद आप करोगे यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाओगे यूज़र नेम से, बेसिकली वेरिएबल बनाओगे, और उसके अंदर अपने वैल्यूज़ डालोगे जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देना चाहते हो नेम किसी को, और नेम में को रखना चाहते हो H1 टैग में, और H1 में रखा शिवा। और फिर उसको आगे आप कॉल कराना चाहते हो, जैसे कि आप कैसे कॉल कराओगे, इस नेम को यहाँ से उठाए, इस रिटर्न के अंदर मान लो ये, और उसको आप यहाँ कराना चाहते हो कॉल, तो कराओगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू दिस, और उसके अंदर एक डिवीजन टैग, डिवीजन टैग के अंदर आपका वो नेम, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिवीजन टैग। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे, आप यूआई पे चलो वापस, तो ये कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू शिवा दिख पा रहा है। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करो और तब देखो, यस, ये हमें दिख पा रहा है। तो अगर आप इस वेरिएबल को आप हटा भी देते हो अब, तो भी हमें ये शिवा दिख पा रहा है नेम अपनी। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसको आप सिंपल अगर H1 में नहीं रखोगे तो वो कैसा दिखेगा, सिंपली अगर आप H1 हटा देते हो तो नॉर्मल कलर भी दिख सकता है। एरर SRC नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये बोल रहा है कि वो नेम जो है आपका वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप उसको स्ट्रिंग में नहीं रखे हो। अब वो नेम डिफाइंड हो चुका है। अब आप देखो तो ये सिंपल सा दिख रहा है शिव, लेकिन अगर आप H1 लगाए थे तो वो बोल्ड लेटर में दिख रहा था, जो कि प्रॉपर्टी होता है बेसिक HTML का। ठीक है, इस तरीके से प्रॉप्स का यूज़ करते हैं बेसिकली, कि कैसे हम अपने डिवीज़न टैग को जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर दिखाए अपने यूआई पे। तो JSX तो पूरा क्लियर होगा। इसको एक बार और कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहते हो, कॉन्स्ट एज, एज दिखाया अपना अपने 20, और उसको भी रखा अपने डिवीज़न में, डिवीज़न, और इसको किस में रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। अब ये एज को 20 था, कांस्टेंट टर्म था, तो इसको स्ट्रिंग में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 20 दिख रहा है। वैसे ही करके आप यहाँ पे कुछ और दिखा दो, जैसे कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, तो वहीं वैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू को करा दो। हाँ, अब ये देखो क्या होगा,
अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू को करा रहे हो तो उसके लिए आप करो वैल्यू, और वैल्यू को करे यहाँ पे ख़त्म। और अगर आप वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा? ये जो ट्रू है आपका, ये बुलियन है। इसको आप करें स्ट्रिंग में एंड देन करें तो ये ट्रू ही शो हो रहा है, मतलब कि जो आप बुलियन में दिखाना चाहते हो वही दिख रहा है। तो इसके जगह आपको कुछ और ले लेते हैं, जैसे हेलो। तो वैल्यू इज़ हेलो, तो इसको स्ट्रिंग में रखना ज़रूरी है। तो शिवा 20 हेलो। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। अब बुलियन में था, अगर मान लो जैसे ये था पहले, तो ये यहाँ पे सिंपल ट्रू शो करेगा क्योंकि बुलियन है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और अगर आप स्ट्रिंग हटा दो तो भी ये एरर नहीं बता रहा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ये क्यों एरर बताएगा? ये तो बुलियन है, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना। ये तो स्ट्रिंग में आप आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, पर आप इसको वैल्यू के अंदर नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से हम लोग JSX प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आगे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स होता क्या है? तो कंपोनेंट्स को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। वही काम फंक्शन भी करता था, तो वही जावास्क्रिप्ट में फंक्शन करता था और कंपोनेंट्स करेगा रिएक्ट में हमारा वो काम। जैसे कि कुछ काम करे हम, उसका एक कंपोनेंट बना दिए कि वो उसके अंदर रहेगा और उसको हम लोग कराएंगे इस तरीके से कॉल, जैसे कि डिव, जैसे हेलो कर दिए हेलो, एंड देन ये बैक स्लैश, और इस तरीके से हम लोग हेलो कर दिए और हेलो के अंदर कुछ चीज़ें रखेंगे और उसको दूसरी चीज़ों में इंपोर्ट कर देंगे। तो कंपोनेंट्स इस तरीके से हम लोग कराते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिएक्ट में आने के बाद हमारा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन तो होता नहीं है, वो तो एक यूआई रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, कि मतलब हमारा जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसको यूआई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा यूज़र को। ठीक है, तो ऐसे ही काम करेगा कंपोनेंट भी। सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटाते हैं और लिखते हैं इसके लिए कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बेसिकली फंक्शन। तो उसके लिए लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक अंदर में एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट, और उसको देंगे हम लोग नेम, और ये रहा अपना कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग करेंगे इसके अंदर ही काम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको रिटर्न करा के, रिटर्न शिवा। तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है, जैसे एक एग्जांपल से देख रहे हैं, ये प्रॉपर, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, एक नॉर्मल। लेकिन अब कंपोनेंट्स क्या हुआ? कंपोनेंट्स बेसिकली हुआ जिसमें हम लोग अपने HTML टैग्स लगा दे। अब HTML टैग्स जो शो करेगा हमारे यूआई पे, तो उसको हम लोग करेंगे गेट नेम। गेट नेम करने के बाद हम लोग सिंपली वही फंक्शन जो ऊपर लिखे हैं, और उसके अंदर हम करा देंगे अपने नेम को रिटर्न, रिटर्न इन HTML टैग। तो उससे क्या होगा? अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है उसी से हमारा कंपोनेंट्स डिफाइन होता है। ये हमारा सिंपल नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, इसमें हमारे HTML टैग। तो कंपोनेंट बेसिकली क्या हुआ? जिसमें हम HTML टैग्स को इंक्लूड करके लिख सकते हैं। बेसिकली JSX टाइप में ही हुआ, जो हमारी यूआई को यूआई पे शो करेगा। तो इसी तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो एक बार कंपोनेंट बना के देख लेते हैं, तो एग्जांपल था। अब कंपोनेंट्स अगर बनाना चाहें तो ये रहेगा हमारे ऐप फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे यूज़र, जिसके अंदर हमारा होगा फंक्शन। वही फंक्शन हमारा है कंपोनेंट, और उसको हम लोग देंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर हमारे जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं, जैसे डिवीज़न टैग तो होगा ही, डिवीज़न नहीं हुआ तो ये कैसे कंपोनेंट हुआ। उसके बाद उसके अंदर हमारे HTML टैग्स, जैसे नेम, नेम के लिए कर लिया एक, एक कर लेते हैं एज के लिए, एज के लिए कर लिया 20। वैसे एक और कर लेते हैं ईमेल के लिए, shiva@gmail.com। ठीक है, वैसे ईमेल के लिए भी कर लिया। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हमारे कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब हम लोग इसको कंपोनेंट्स की तरह अपने रिएक्ट फोल्डर पे शो कराना चाहते हैं, रिएक्ट फाइल पे। तो हम लोग करेंगे यूज़र और ये। तो ये करने से हमारा ये जो भी चीज़ है
वो हमारे यहाँ यूआई पे शो करना चाहिए, और ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये है, अगर इसको शो कराना है, अपर केस लोअर केस लेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारा शो हो रहा है अपने कंपोनेंट बना के। अब कुछ भी अगर हम इसके अंदर शो कराए, ऐसे ही चीज़ें करके तीन तीन बार करा दिए, तो एक ही पेज पर शो करेगा सब कुछ, और एक ही पेज पे रेंडर होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे करके एक साथ शो हो रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स बनाए। एक बार उसका समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन ही होता है कंपोनेंट्स, और कुछ नहीं होता। बस उसके अंदर हमारे HTML टैग्स होते हैं, या कुछ टैग्स होते हैं जो UI पे दिखाने के लिए होते हैं बेसिकली। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो अभी तक डिफरेंस पूरा क्लियर हो गया होगा रिएक्ट और बेसिक वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में, कि हम लोग एक साथ ही HTML और जो हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल है, दोनों को एक साथ ही लिख सकते हैं। हम लोग को अलग index.html बनाने की ज़रूरत नहीं, और .js फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे सारे एक ही में लिखे जा रहे हैं। तो फ्रेमवर्क का बेसिक तो काम यही होता है ना, हमारे कोड्स को शॉर्टन करना। तो वही कर रहा है रिएक्ट। यहाँ पर एक फंक्शन बना है, उस फंक्शन को हम लोग शो करा पा रहे हैं अपने JSX फॉर्म में। JSX क्या, जावास्क्रिप्ट इन विथ HTML टैग्स। तो यही होता है हमारे कंपोनेंट्स, और उसको हम लोग एक टैग से यहाँ पे कॉल करा देते हैं, जो भी इसका फंक्शन का नेम होता है। तो ये अभी तक था हमारे कंपोनेंट्स के बारे में। अब आगे देखते हैं प्रॉप्स के बारे में। तो प्रॉप्स बेसिकली होता क्या है। प्रॉप्स जब भी आप देखो, आप अभी तक जावास्क्रिप्ट में देखते आ रहे होगे कि आप यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लिखते हो। ये जो भी कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पे एक आप आर्ग्यूमेंट लिखते हो। तो जो वो जो आर्ग्यूमेंट कहलाता है ना रिएक्ट में, उसको प्रॉप्स के नाम से बोलते हैं। अब प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स होता है एवरी जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिक्वायर्स एन आर्ग्यूमेंट, दैट आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड प्रॉप्स। तो ये जो हमारे एज एन आर्ग्यूमेंट यूज हुआ, तो ये प्रॉप कहला जाता है इसमें। अब प्रॉप्स होते क्यों हैं? अब मान लो यहाँ के डिफरेंट नेम शो कराने हैं, डिफरेंट एज शो कराना है, डिफरेंट ईमेल शो कराना है, तो ये तो एक ही शो करा रहा है ना। अब अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शो कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दोगे, और फिर आप चेंज करोगे तो यहाँ करोगे। ये तो एक एक ही हटा। तो आप अगर कुछ चेंज करना है आपको, तो आप करोगे यहाँ पर चेंज। तो यहाँ पर कैसे होगा चेंज? इसके लिए आप करोगे यूज़र का यूज़र ही रहेगा। और अगर आप यहाँ पे बाय नेम कॉल कराना चाहते हो, तो मान लो वहाँ पे आप इसको यहाँ पर चेंज करना होगा थोड़ा सा। जैसे कि ये तो कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे आपको जो शो कराना है वो ये रहेगा। रहेगा यहाँ पर नेम, और नेम के बाद रहता है आपका एज। एज के बाद ईमेल, जीमेल कर देते हैं, जीमेल। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पास कराते हो, और यहाँ पे कराते हो कॉल यूज़र इक्वल टू जो भी आपका नेम है, यूज़र नेम। यूज़र नेम इक्वल टू जैसे शिवा, एज इज, हाँ अब आप यहाँ पे देखोगे एज को आपको कराना है कांस्टेंट नंबर है, तो उसको आप लोग कर्ली ब्रेसेस में रखोगे, और स्ट्रिंग जो भी है उसको स्ट्रिंग में लिखोगे। ऐसे ही जीमेल का देखते हैं, जीमेल इक्वल टू इसको करेंगे स्ट्रिंग में, shiva@gmail.com। ठीक है। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, एज वगैरह को शो करा सकते हो। वैसे ही एक और कराना है, तो यहाँ पे एक और यूज़र प्रॉप, एक और यूज़र प्रॉप, और वैसे ही तीनों शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसकी है। इसको आप लोग करोगे प्रॉप्स में। अब देखो, प्रॉप्स आ रहा है अपना यहाँ एज एन आर्ग्यूमेंट। अब ये इस चीज़ को रिमूव कर देगा जो कि यहाँ पे हमारा था। यहाँ पे अब हो जाएगा प्रॉप्स डॉट नेम, और ये रहेंगे हमारे टैग्स में, जो कि हमारे शुरू से आते देखे आए हैं HTML टैग्स। और इस props डॉट नेम को आप कर दोगे उसके अंदर, और वो आपका हट गया। ठीक है। इस तरीके से आप तीनों चीज़ों को लिखोगे, और ये हो चुका है कॉपी। देन ये नेम के बाद आता है अपना एज। एज, एज के बाद जीमेल, जीमेल ही है ना ऊपर, जीमेल। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर, अब आप इस कर्ली ब्रेसेस को करोगे खोलोगे, और इसको करोगे यहाँ से बंद।
कि जो भी आपका हो गया प्रॉप्स डॉट नेम के अंदर ही इंक्लूड होगा। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो क्लोज। तो जब भी आप डिबगिंग करके सीखते हो ना, उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं होती। डिबगिंग आपको वो सब चीज़ें सिखाती है जो आप प्रॉपर स्टेप से भी नहीं सीख सकते। गलती करो फिर सीखो, गलती करो फिर सीखो, ऐसे ही प्रोसेस होता है। और ये रन टाइम एरर, गलती की बात हो रही थी और गलती हो गई। क्या हुआ एरर? अच्छा, तो उसको सेव नहीं करा था। तो ये ऐसे करके हम लोग प्रॉप्स के यूज़ से कराते हैं शो। तो एक बार प्रॉप्स का समरी देख लेते हैं। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स एज एन आर्ग्यूमेंट जो आप रिएक्ट में यूज़ करते हो। एज एन आर्ग्यूमेंट मतलब अभी तक देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हूँ कि ये जो रिएक्ट फाइल है आपका, अगर आप react डॉट जे स्टार्ट करने आए हो तो आपको बेसिक एच टी एम एल सी एस एस और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट भी थोड़ी थोड़ी आती होगी, तभी आप इस यहाँ पे रन करो। नहीं तो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उसके वीडियोस पहले देख के आओ, उसको सीख कर आओ पहले, फिर रिएक्ट पे जंप करना, क्योंकि काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्रॉप्स पे आते हैं वापस से। तो प्रॉप्स एज एन आर्ग्यूमेंट गया इसके अंदर, और जो कि काम होता है ऑब्वियसली हमारे कंपोनेंट्स का, वो होता है कि सारे जावास्क्रिप्ट फंक्शन को एज एन सारे जावास्क्रिप्ट फंक्शन को हम यूआई पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमारे टैग्स वेरिएबल्स वो सब हैं, उसको यूज़ करते हैं एचटीएमएल के, और उसको हम लोग यूआई पे शो कराते हैं। और ये हमारे कांस्टेंट नेम्स प्रॉप्स डॉट नेम्स हमारे टैग्स के अंदर है, वही हम यूज़र नेम एज ए कंपोनेंट ऊपर ऐप फंक्शन के अंदर हमारे शो हो रहा है। तो इस तरीके से था आज का वीडियो। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।